बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे इलेक्शन से भागते हैं। आप इलेक्शन और 90 दिन की बात कर रहे हैं, कल इलेक्शन करा दें, हम कर भी तैयार हैं। PTI हो चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, सियासत के दायरे में होना चाहिए। ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान। मेरा इस इलेक्शन का नारा होगा कि हम सब का पाकिस्तान। नैब लॉज के हवाले से लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। नैब का ये जो कानून जिसे बेरहमाना कानून कहा जाता है, तो मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दो। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। इस बिल आखिर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब लॉ में जो तरमीम की गई थी उनको कलादम करार दे दिया और एक साबिक सदर समेत 6 वज़राए आज़म के नैब केसेस बहाल कर दिए गए। ऐसे में वो नैब जिसको तमाम सियासी जमातें हरफ तनकीद या काला कानून जो है वो करार देती थी, क्या वो एक बार फिर नैब के शिकंजे में आ रहे हैं? ये एक सवाल है। और अहम सवाल ये भी है कि क्या नैब के माजी के एहतसाब को देखते हुए इन केसेस के बहाल होने के बाद हकीकी मायनों में एहतसाब होगा या एक बार फिर इंतकाम का शोर शराबा सुनने को मिलेगा और अवाम जिस एहतसाब की तवक्को रखते हैं वो एक ख्वाब ही रह जाएगा? ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका। साथ ही साथ अमजद अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें अली गौहर साहब और निसार खोड़ो साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आज जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने क्या कहा जब उनसे सवाल हुआ जो ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक डाउन हुई हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनते हैं और फिर आगे चलती हूँ। प्रिंसिपली एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है ना वो एक एफिशिएंट और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कानून साजी हुई थी। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, उसकी वजूहत को देखेंगे और जब वो डिटेल सामने आएंगी तो फिर उस पर कोई पोजीशन हम जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत। भाई साहब आपसे कुछ शुरू करूँ नईम साहब, तो ये बताइए मुझे कि आपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सुना कि उनकी लीनिंग किस तरफ जो है वो जा रही है। उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा नहीं है कि हम रिव्यू में जा रहे हैं, पर जो लीनिंग है उससे ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इसमें रिव्यू में जाएगी। कंसिडरिंग कि जो बेंच बनेगा, क्योंकि बंदयाल साहब तो नहीं होंगे, उस बेंच को हेड अब जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब मोस्ट लाइकली जो है वो कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा या आपको लगता है कि ये नहीं सस्टेन कर पाएगा? देखिए बात यह है, बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था जब फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। देखना इसके अंदर ये है कि क्या ये जो तरामीम की गई क्या ये आइन के मुताबिक थी। तो आज जब चीफ जस्टिस साहब पढ़ कर सुना रहे थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर रेफरेंस दिया तमाम उन तरह जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 9, 14, 19A, 24, 25 तमाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो तरामीम की गई ये आइन से मुतसादिम है। तो जब आइन से मुतसादिम है तो आपने देखना है कि क्या चीज़ कोई आइन के मुतसादिम है तो उसको दोबारा जो है वो आइन से हट के किया जा सकता है। तो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक होना था। दूसरे नंबर पर ये देख लें कि जो तरामीम की गई, जैसे कि अब इसको नहीं छेड़ा गया कि जो रिमांड वाला मामला है वो 30 दिन ही वो ही बिल्कुल स्टिल रहेगा, और दूसरे नंबर पर पहले जो है बेल नहीं हो सकती थी तो वो भी सेम, उसको भी नहीं छेड़ा गया। जो उसके अंदर जो मेन चीज़ें थीं जिससे पूरी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और हर एक बंदा अफेक्ट हो रहा था, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर 50 करोड़ से जो नीचे मालियत के मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, वो बिल्कुल यानी कि लीगल कह दिए गए और कहा गया कि ये रेफरेंस वापस भेजा जाए। इसी तरह से बेनामीदार और जो अकाउंट्स, स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि इधर मकसूद चपड़ासी और दूसरे तरह फेक अकाउंट्स के हवाले से आमदन से ज़्यादा जो एहसास हैं उनके हवाले से वो वाज़ह क्लियर है कि उनसे पूछा ना जाए। भाई क्यों ना पूछा जाए? जब एक इदारा बनाया गया है एहतसाब के लिए, तो एहतसाब अगर उसको ऑपरेट गलत किया जा रहा है, कोई सियासी प्रेशर डालकर उसको जो है वो एक पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो गलत है। अगर जेन्युइनली वो देखा जाए तो उनके अगर केसेस करप्शन बनती है तो फिर तो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PMLN हो। आप सिर्फ ये कहते हैं जी कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का दरख्वास्त हुई है तो उसका फ़ायदा है। इमरान खान के जो केसेस हैं, नैब अलकादर ट्रस्ट के या नैब तोशा खाना के, दोनों 50 करोड़ से कम मालियत के हैं, कम मालियत के हैं।
तो वो तो बेसिकली तो अगर वो कहते कि ये 50 करोड़ वाला तो फिर एलिमेंट मुस्तफीद, निकाल लें हाँ, तो फिर मुस्तफीद होते। उन्होंने कहा जी नहीं, ये हालांकि मुशावरत भी हुई, बताया गया कि ये केस बनाए गए हैं और इसका ये इफेक्ट है। उन्होंने कहा देखें ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और पूरी जो हमारी कौम है, हमारी नस्लों के लिए ये फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर ये देखें कि ये कहा जाता है कि नैब सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है और अटैक किया जा रहा है और हमेशा इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप दूसरे इदारे देख लें, चाहे पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, KP कोई भी पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, हर इदारे को यूज़ किया जाता है सियासी अपने इंतकामी कार्रवाई के लिए। मेरा ख्याल है ये जो भी इस वक्त या जिस वक्त भी ऑपोजिशन में जो भी पार्टी आती है ना, वो समझती है हम ज़ेर एताब हैं। और ये हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी, क्या आप हैं, क्या पीपल्स पार्टी है, क्या PMLN है, सबका यही जो है वो गिला होता है कि इदारे हमारे खिलाफ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आपकी हुकूमत थी, अब आपकी हुकूमत से मतलब आपके क्लाइंट की हुकूमत थी, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि जी ये देखें इस वक्त हमारे खिलाफ इदारे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आज आपकी भी यही शिकायत है। ये एक चीज़ है जिसकी मेरे ख्याल है वी हैव टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन कि इदारों को इस तरह हम कंट्रोवर्शियल ना करें कि हमारे इदारे ही जो हैं वो हर काम पे फिर उनकी जो है वो उंगली उठे। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं ज़रा बाकी मेहमानों की तरफ भी जाऊँ। अमजद अली शाह साहब, आपकी तरफ आती हूँ। शाह साहब, आपको आज का जो भी मैंने बनचोता साहब से भी बात की, नया बेंच होगा इन द सेंस के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जगह आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ये सस्टेन करेगा अगर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू में जाती है, जो कि लग रहा है कि वो जाएंगे? क्या आप कहेंगे इस पे? ये तो जब रिव्यू में जाएंगे, जो ग्राउंड्स हैं, क्या ग्राउंड्स हैं कि और वो कोर्ट देखेगी तो वो इसके मुताबिक फैसला करेगी, जो हालात होंगे, जो कानून होगा उसके मुताबिक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नैब का कानून 2000 में बनाया गया, एक डिक्टेटर ने बनाया था, और आप इसकी 21 साल की जो कारकर्दगी है वो देख लें कि कितने लोगों को कन्विक्शन हुई और उससे हमारे मुल्क में करप्शन जो है वो कितनी खत्म हुई। और दूसरा जो मकसद इसका बेसिकली था वो ये था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए नून लीग से काफ लीग बनाई गई। अभी PTI से आप देखें कितनी जमातें बनेंगी इस कानून के होने से, इस पिटीशन के एक्सेप्ट होने से अब इनका हाथ खुल जाएगा। और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में जिस तरह से नैब एक्ट करेगी, और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि पुराने प्राइम मिनिस्टर का खुल गया, सदर का खुल गया। जो केसेस खुले हैं इससे पहले भी ये केसेस कायम थे। एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होती थी उसके केस स्लो हो जाते थे, जिसके खिलाफ हो जाती थी उसके केस तेज हो जाते थे, वो जेलों में चले जाते थे। अभी भी यही होगा। इस कानून को पूरी तरह से 99 वाली पोजीशन में बहाल कराने में जो इमरान खान साहब की पिटीशन थी वो एक्सेप्ट हुई, और आप देख लेंगे कि आप PTI से कौन सी जमात निकाली जाएगी, उसको बड़ा एफिशिएंटली निकालने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। और 21 साल में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह जो इसके मकासद थे, जो करप्शन के हवाले से या एहतसाब के हवाले से, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। बिल्कुल, ये एक गिला जो है, जो एक आम पाकिस्तानी मुझ समेत आम पाकिस्तानी है, वो ये गिला होता है कि क्या वो मकासद अचीव होंगे नहीं होंगे। ये और अभी तक तो ये लग रहा है कि मकासद अचीव नहीं हो रहे, कभी भी नहीं होंगे। मैं ज़रा अली गौहर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अली गौहर साहब, आपकी तरफ आने से पहले ज़रा आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया इस फैसले के बारे में, तो उनका क्या कहना था, मैं ज़रा वो सुनवा देती हूँ और फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। जहां तक आज की फैसला की बात है, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। अली साहब, आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था या आपको सरप्राइज लगा कि ये क्या हुआ है? नहीं, बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड फैसला था। उसकी वजह ये है कि इससे पहले वो जो सास वाले केस का फैसला हुआ है, उससे पहले जो वो एक अदलिया को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लिमान ने कानून साजी का मरहला शुरू किया था, तो उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था। तो ये तो 100% एक्सपेक्टेड किया था, इसमें तो कोई ताकीद वाली बात नहीं गई। क्योंकि जाते हुए जिस तरह से उन्होंने बेशुमार मुतनाज़े बेंच बनाए, मुतनाज़े फैसले दिए, उनका टिल्ट एक खास
आदमी की सहूलतकारी की तरफ था, चाहे उसने 9 मई के वाक़यात करके मुल्क को जला दिया, तो वो तो इसमें साफ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर है डॉक्टर साहब आपका भी और इधर हमारे बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में, मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं सिर्फ ये आपकी तवज्जो, आज मुझे वो केस याद आ रहा था। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ी की जब बेल हुई थी, तो उसमें जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे, जजमेंट दी थी, फैसले में लिखा था बल्कि वो पैराग्राफ, वो तो बड़े लंबे चौड़े थे, लेकिन उसमें था कि नैब को ताकत की टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नैब को पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमारी पार्टी को उस वक्त तोड़ने के लिए ये इदारा बनाया था, और इस पर कानून साजी भी वो की गई थी। जब ये नैब की अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वकला से लेकर सहाफ़ियों से लेकर बेशुमार लोगों के मुतालबे पर अमेंडमेंट्स की गई, बेशुमार वकला तंजीमों के मुतालबे पर की गई थी। मुझे ये बताएं कि नैब के अंदर असातिज़ा को हथकड़ियां लगा के बंद नहीं किया गया, नैब के अंदर लोगों ने नैब की हिरासत में खुदकशियां नहीं की, नैब वालों ने क्या बिजनेस कम्युनिटी में हरासमेंट नहीं फैलाई, कि उनको विक्टिमाइज नहीं किया, क्या जो आपके अली गौर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से अग्री करती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि 16 महीने थे, आपको किस चीज़ ने रोका हुआ था कि आपने इसको ख़त्म नहीं किया? क्योंकि आप 2018 से, जब तक आपकी गुजारिश सुन लीजिए, 2018 से लेके जब तक आपकी हुकूमत नहीं आई थी, आप यही कहते आए कि जो हमारा पिछला टेन्योर गुजरा 13 से 18, हमसे गलती हो गई, हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। बट फिर आपकी क्या मजबूरी थी? क्योंकि इवन आपके पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे स्टॉलवर्ड्स जो हैं, वो बात कर रहे हैं कि जी ये इसमें ये फंसेंगे, सब फंसेंगे इसमें। आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ख़त्म नहीं किया इसको? आपके पास था टाइम? नहीं, देखें, जो ये अमेंडमेंट थी वो तो हम ही ने की है ना। हालांकि आपको पता है कि इन अमेंडमेंट्स के आपने उसको खत्म करने की, देखें, खत्म करना और टूथलेस करना अपनी तरफ से वो दो मुख्तलिफ बातें हैं जी। देखिए बात ये है कि जो अमेंडमेंट्स की वो हमने की, और आपको पता हमारी अमेंडमेंट्स पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर हम इसको खत्म करते उसका तो फिर साफ होना था कि इनके केसेस थे शायद। लेकिन अब जो इसको अमेंडमेंट करवाने वाले, जो ये फैसला सुनवाने वाले, अब वो भी इसका दायर है, अब मजा तो कुछ ना कुछ तो चखेंगे। अच्छा, क्या खूब उन्होंने फैसला दिया कि वो 90 दिन का रिमांड बहाल नहीं किया। उनको पता है कि चेयरमैन पीटीआई अंदर है, अब इसको 90 दिन के चुके। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरा अभी छोटा भाई बेटा वो कह रहा है कि वो तो 50 करोड़ से नीचे के केस है। वो भाई अरबों का केस है, कादिर ट्रस्ट वाला, अल कादिर ट्रस्ट वाला फॉरेन फंडिंग केस अरबों का केस है। और वो जो इनकी नैब की कारकर्दगी, शहजाद अकबर साहब एक्सपोज हुए थे जो ब्रॉडशीट केस में वो लेते हुए, मतलब है कि एक्सपोज हो गए थे मांगते हुए, वो जो किक बैच और ये वो। तो मकसद ये है कि ये तो चले बाई एंड लार्ज इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नैब ही है। और जाहिर है कि मुल्क की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नैब है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं करेंगे। अच्छा अली साहब जरा क्विकली कंप्लीट कीजिए, खोड़ो साहब को भी मैंने कॉन्वर्सेशन में शामिल करना है। जी बोलिए क्विकली। मेरी गुजारिश सुनिए ना, देखिए बात ये है कि नैब की जो तरमीम है वो तमाम मकातब फिक्र को इत्माद में लेकर की गई थी। मैं समझता हूँ कि अगर ये फैसला है तो ये दीगर मुतनाज़ फैसलों की तरह इस फैसले के होते हुए आपने एक दफा फिर तमाम कम्युनिटीज जो है पाकिस्तान की, हम तो पहले भी नैब भुगत रहे हैं, हमारे केस तो पहले भी मेरिट पर हो रहे हैं, बाकी जो केस थे हम उनको भी फेस करने। राइट, मैं जरा खोड़ो साहब की तरफ चलती हूँ। खोड़ो साहब, अगेन कमिंग बैक, जो बिलावल साहब ने आज बात की है, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था ये, या इट कॉट यू बाय सरप्राइज? देखिए, मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। नैब का जो मुशर्रफ के जमाने में निकला ऑर्डिनेंस सालों रहा, उसको एक्ट बनाने की किसी ने जरूरत महसूस नहीं की। हमने 18वीं तरमीम की, तब भी हमने कोई उस नैब ऑर्डिनेंस में चेंजेस नहीं की। बिल्कुल। और उसी दौरान नैब की कार्रवाइयों पे बहुत से सुप्रीम जुडिशरी के पता नहीं कितनी ऑब्जर्वेशंस आई, और उसमें से गलतियां निकालती, उसकी हैरेसमेंट का जिक्र वो खुद करते थे। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ तो होता था अखबारों में, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल।
उसके बाद हमने, अगर हमारी हुकूमत आई, हमने कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं लगाई। खोड़ो साहब कथा कलामी की माफी, प्रोड्यूसर साहब जरा अगर खोड़ो साहब की ऑडियो जो है वो फिक्स कर दीजिए, आवाज जरा नहीं आ रही है, जरा ऑडियो फिक्स कर दीजिए। जी खोड़ो साहब, जी कंटिन्यू करें। हमने कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं लगाई इमरान खान की तरह। हमने हर चीज जो करने की कोशिश की वो थ्रू पार्लियामेंट करने की कोशिश की, चाहे वो कौमी असेंबली हो या सेनेट हो या ज्वाइंट सेशन हो। अब ये सब कुछ सोच समझ के कलेक्टिव विजडम के साथ सुप्रीम जुडिशरी की ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद उस ऑर्डिनेंस को जो मुशर्रफ ने निकाला था उसको हमने एक्ट बनाने की कोशिश की, और एक्ट जो बनाया वो अमेंडेड एक्ट था और असेंबली ने पास किया। हमने तो एक लिहाज से फॉर्मेलिटी सारी जो थी वो पूरी की थी। अब कोर्ट के पास आ गया और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब कोर्ट ने फैसला, हमारा एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, बात तो कोर्ट की थी ना कि कोर्ट ने क्या फैसला किया, और कोर्ट ने आखिरी दिन में अनाउंस क्यों किया। मैं इस तरह से तो देखूंगा इस चीज को। बाकी एक्सपेक्टेड था या नहीं था, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे फैसला होगा। मैं ऑब्जर्वेशन पे, बिलावल साहब ने कहा ना कि एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले रही थी। मुझे नहीं मालूम एक्सपेक्टेड था या नहीं था, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाता, मैं वर्डिक्ट पे जाता हूँ। वर्डिक्ट जब पब्लिक हो जाता है तो मैं उस पर क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ और उसको फेवर भी कर सकता हूँ। फेयर इनफ। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट। खोड़ो साहब अगर अब उसने फैसला कर दिया। इस वक्त असेंबली है नहीं, असेंबली है नहीं। अब असेंबली जब आएगी जब इलेक्शन होंगे। अब इस तरमीम के जो ऑर्डर हुए उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिव्यू पिटीशन कौन करेगा? हुकूमत तो है नहीं। अब ये हो गई अपनी जगह पे बात। इस गड़बड़ को क्या टाइम दें क्या ना टाइम दें मुझे नहीं मालूम। तो ये अस्पताल बना दी गई है। अब उन्होंने केस कर दिया, इस केस खोल दिए, सबकी जो कुछ भी था उसको कलअदम करार दिया। पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रही, और बस हमारे सामने फैसला आ गया। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकूंगा। अच्छा खोड़ो साहब, आप बेशक इसके अलावा और ऑब्वियसली आप मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात कर रहे हैं और लॉजिकल एक जो है वो आप बात कर रहे हैं। जरा मैं सुनवाना चाहती हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज नैब के हवाले से जो है वो क्या बात की है। एक्सपेक्टेड तो फैसला उन्होंने कहा था ही, लेकिन नैब के हवाले से वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज नहीं है, और दो वाज़ेह पोजीशंस हैं नैब के हवाले से। एक कि नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहां तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे बंद होना चाहिए, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक है मोहतरमा, मैंने तो नाम लेके बोला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी अगर मैंने तो मुशर्रफ साहब का नाम लेके बोला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खोड़ो साहब। मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों के पास 16 महीने थे। मैं अभी अली साहब से भी यही पूछ रही थी, क्या मजबूरी थी कि आप इसको फिर ख़त्म नहीं कर सके? आप ख़त्म करना चाहते थे 8 से 13, लेकिन उस वक्त आपके पास 2/3 नहीं थी, आपको नून लीग ने आपका साथ नहीं दिया। चाहते थे, हम सारी जमातें मिलकर 18वीं तरमीम में बताना चाहते थे कि हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कहना चाहते थे कि हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं। वो तो आज से 10-15 साल पहले की बात हो गई ना। मेरा जवाब भी तो सुन लेना। प्लीज, आपने सवाल पूरा किया, मेरा जवाब भी सुन ले प्लीज। 18वीं तरमीम बनाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी जिसने 18वीं तरमीम बनाई, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्टोर किया, जिसमें सबका मुत्तफिका राय था कि नैब को छेड़ा न जाए, क्योंकि हम एहतसाब में बिलीव करते हैं। ये तो बात की बातें हैं कि जब इमरान खान साहब आए, उनकी पहली मुलाकात तो नैब चेयरमैन से हुई थी। हमने क्रिटिसाइज किया कि तुम्हारा क्या काम है एक इदारे के चेयरमैन के साथ मिलने का? चेयरमैन है तो है, इदारा है तो है, तुम मिलकर क्या उसको तुम सप्रेस कर रहे हो या क्या उसको डायरेक्शन दे रहे हो? हमने कहा था, मैंने नुक्ताचीनी की थी, मैंने कहा था तुम्हारा क्या काम है कि चेयरमैन नैब के साथ तेरी अकेले में मुलाकात हो? ठीक है। फिर उसका कार्रवाइयां शुरू हुई। कार्रवाइयों में जो कुछ होता रहा वो आप सबके सामने है। फिर कोर्ट ने उसके ऊपर क्या क्या
तंज किए नैब की कार्रवाइयों पर, वो भी आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल याद है जी, हमने पॉलिटिकल मुनासिब इंजीनियरिंग के लिए समझा कि भाई इस्तेमाल इस होती है। ऑर्डिनेंस को, हम इस ऑर्डिनेंस को कानून क्यों न बनाएं। हमने कानून बनाया, ये और बात है, उसको अमेंडमेंट की, लेकिन बनाया कानून पार्लियामेंट से पास करवा के। खोड़ो साहब, ये मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, 18वीं तरमीम को तो गुजरे हुए अब तकरीबन मेरा ख्याल है पास हुए हुए, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। भूल जाओ उसको। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। आइन को मैं भूल जाऊं? नहीं, खोड़ो साहब अलाउ मी, काइंडली अलाउ मी, खोड़ो साहब अलाउ मी, आई एम सेइंग, नहीं अलाउ मी, आई एम सेइंग उस बात को। फिर आप ना बोले ना कि इसको 15 साल हो गए इसलिए भूल जाए। आप सवाल सुन ही नहीं रहे, मैंने भूलने की बात ही नहीं की, यू पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, मैंने वो कहा ही नहीं। खोड़ो साहब सुन तो लीजिए, चले बिस्मिल्लाह। मैं ये पूछ रही हूँ कि 18वीं तरमीम को गुजरे हुए जो है वो 10 साल हो गए, उसके बाद बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर गया, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी और चीज़ें हकाइक और चीज़ें बहुत उससे मुख्तलिफ हैं। इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि हमने एहतसाब के नाम पे इंतकाम देखा इमरान खान साहब के दौर में, आपके पास ये 16 महीने थे, आपने क्यों नहीं ख़त्म किया? फिर आप मुझे फिर गलत समझी। मैंने कब कहा कि 2010 में हमने कोई तरमीम की थी? हमने कहा यूं का तू रखा था उसको। सर मैंने, आप सुन ही नहीं रहे सर आप सुन ही नहीं रहे, मैंने कहा जूं का तू आपने रखा था, मैं कह ही नहीं रही है। आराम से बोले, थोड़ा सा आराम से बोले, मेरे समझ में आ जाए ना। छोड़ो साहब, मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, दोबारा कहती हूँ कि आपने 10 साल से ऊपर ये किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप लोग जितना इमरान खान का जो अभी भी आप तस्करा कर रहे हैं कि आपने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन के खिलाफ, आपके पास जो ये 16 महीने थे जो 2022 से शुरू हुए, मेरा कहने का मतलब है जी, अब मेरा सवाल खत्म ही नहीं हुआ, अब आपने कह दिया, अब आप बता दीजिए जी। अब सवाल पूरा कर लें तो मैं जवाब दूं। जी पूरा हो गया, आप बताइए। पूरा हो गया, शुक्र है। देखिए बात सुने, हमने इमरान खान पे नुक्ताचीनी की और जायज नुक्ताचीनी की, लेकिन उसी इमरान खान के दौर में नैब के किरदार को सुप्रीम कोर्ट ने भी नुक्ताचीनी का निशाना बनाया। उन्होंने बनाया निशाना के 3 महीने का रिमांड क्या मतलब होता है, ठीक है, उन्होंने बनाया, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे थे कि जिसमें नैब पर नुक्ताचीनी होती थी जी। हमने भी उसको सोचकर तरमीम करने की कोशिश की। खत्म क्यों नहीं किया सर, मैं ये पूछ रही हूँ जी। जब बिलावल साहब कह रहे हैं इसको नहीं होना चाहिए था, मैं नहीं कह रही, आपके जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं। हाँ मैंने समझा, सॉरी। आपके चेयरमैन ये कह रहे हैं कि नैब को होना ही नहीं चाहिए, तो मेरा सवाल ये है, आपके पास टाइम था, आप उसको खत्म कर सकते थे। होना ही नहीं चाहिए जी, आपके चेयरमैन कह रहे हैं। आप ये कह रही हैं? मैं नहीं कह रही सर, आपके चेयरमैन कह रहे हैं, दोबारा सुनवा देती हूँ। नहीं, उसको रिपीट कर रही है ना आप? जी जी बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ। हाँ, चेयरमैन साहब के अल्फाज को रिपीट कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा था कि जी ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका कहने का मकसद था कि काफी लोग थे जो कहते थे कि नैब होनी ही नहीं चाहिए, एंटी करप्शन की डिपार्टमेंट है, कोर्ट जो है आजाद है, कोर्ट कोई भी फैसला कर सकती है, एंटी करप्शन कोई भी कार्रवाई कर सकती है। नैब ने क्योंकि फेयर डील नहीं किया इसलिए होनी नहीं चाहिए। फेयर डील लोगों का ख्याल अभी तो नहीं, नैब का अभी का के बावजूद, उस ख्याल के बावजूद हमने उसको खत्म नहीं किया, हमने सिर्फ उसको अमेंड किया। चले, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुने तो वो कैटेगोरिकली कह रहे होना ही नहीं चाहिए, बट आई रिस्पेक्ट योर इंटरप्रिटेशन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोस्तों को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पचोता साहब ये बताइए कि एक अब नया दौर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होने वाला है। काजी फायजीसा साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और आते ही जो पहला केस उन्होंने लगाया है 18 को, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो लगवाया है। अब अगेन गोइंग बैक टू जो ये रिव्यू की बात हो रही है, इसको चैलेंज करना चाहिए, होगा क्या होगा, स्टैंड करेगा, फैसला नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको उस वक्त याद हो रिमार्क्स जो काजी साहब के आए थे वो उस वक्त ये थे खिलाफ थे, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि इस तरह कभी नहीं होता कि किसी को आप, किसी लॉ को आप, किसी केस को आप सस्पेंशन में इस तरह डाल दें, तो इसलिए इस तहत जितने फैसले लिए गए हैं उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अब वो फेंस की दूसरी तरफ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से
उस वक्त वो बेनिफिशरी में थे, इस वक्त उनको अपने पावर्स जो हैं देने पड़ेंगे। क्या लगता है कि कुछ होगा या इसी तरह चलता रहेगा? देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से पहली बात तो ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा ये एक बात की जाती रही कि जब ये चीफ साहब आएंगे तो बड़ा क्रैकडाउन होगा, ये होगा, और एक पोलिटिसाइज़ किया गया PMLN की तरफ से। सबसे पहले मैं ये समझता था कि इस जगह के ऊपर जो इलेक्शन वाला मैटर पेंडिंग था वो डिसाइड किया जाता कि 90 डेज़ के अंदर, जो कि आज मुआशी बदहाली और मुल्क के अंदर सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल और वो जो सारा मामला है, जो क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए या नहीं, वो बड़ा एक अहम मामला है जिसमें काफ़ी लोग जो हैं 102 अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, 102 की लिस्ट अटॉर्नी जनरल साहब ने दी थी। फिर ये आता है कि इख्तियारात के हवाले से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अब क्योंकि वो नहीं, लेकिन कथा कलाम की माफ़ी, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो ये नैब वाला इशू चल रहा है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, अगेन क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बेंच बनाने का भी जो है वो कहा गया कि किस तरह बनेगा, और ये कहा गया कि ये बेंच जो है कंट्रोवर्शियल है। काजी साहब ने कहा कि क्योंकि ये फैसला जो है ये इसको उसमें स्टे में गया हुआ था, इस तरह होता नहीं है। इसके बाद, इस फैसले के बाद, इस जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसकी ज़ुमरे में अगर देखा जाए तो जितना कुछ जो फैसले आ रहे हैं उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन अब टेबल्स टर्न हो रहे हैं। देखिए, वो बात ठीक है ना, क्योंकि अब वो उनके पास खुद पावर आ गई और अब वो देखते हैं कि क्या चीफ साहब जो है जाने से एक दिन पहले ऐसा फैसला देते हैं कि अब जो इख्तियारात हैं मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब अगला चीफ देखे। ये डिसाइड करना पड़ेगा, सारा लॉ को देखना पड़ेगा, आइन को देखना पड़ेगा और डिसाइड करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट इस जो आज फैसला आया है उस पर आ सकता है कि वो आके ये कहें कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो है जब वो सस्पेंशन में था, जो फैसले आए हैं वो नल एंड वॉइड है। नहीं, हो नहीं सकता ना। उसकी रीज़न ये है ना कि आप ये देख लें कि जो फैसले दिए गए हैं, अब ये तो नहीं है ना कि आप 10 साल पहले के या 4 महीने पहले के या 3 महीने पहले के बाकायदा तौर पर उसके अंदर बेंच बैठे हैं, जजेस बैठे हैं और एक प्रोसेस फॉलो किया गया है, और अगर एक जो ऑर्डर है उसके ज़रिए स्टे दिया गया है तो वो इनफील्ड है। अब चीफ साहब का कोई स्टे हो या कोई भी बेंच जो है वो फैसला दे तो वो उसकी वैल्यू है। ये मैं ज़रा अमजद अली शाह साहब से भी पूछ लूँ। अमजद साहब, इस पे ये एक बड़ा जो है ये इस पे एक सवाल हो रहा है और व्यूअर्स भी इस पे जो है वो मेरा ख्याल जानना चाहते हैं कि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आई काजी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता और स्टे में क्योंकि आप इस तरह रख नहीं सकते, तो उस जुमरे में जितने जो फैसले आए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं होगी। क्या ये आ सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है? जी जी बिल्कुल आ सकता है। जो आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी पिटीशंस थी या जो उसमें फैसले आए थे, ताइसन का फैसला ये था कि इसकी मौजूदगी में इस लेजिस्लेशन की या इस की इससे एक 184(3) के कोई केसेस भी जो हैं वो न लगाए जाएं, वो न सुने जाएं। उनका फैसला आया था। फिर उसको रजिस्ट्रार साहब ने उसको उसकी मुखालफत में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और फिर उसके बाद बंदियाल साहब ने एक 8 रुकनी बेंच बनाया जो काइस साहब के उस 184(3) की पिटीशन में जो उनका फैसला था, अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने उसमें रिव्यू किया था या उसमें अपील के अख्तियार इस्तेमाल किया था। शाह साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मैं अब चीज समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में सिर्फ 184(3) नहीं था, उसमें जनरली भी जो बेंच मेकिंग है उसके हवाले से भी था। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाह रही हूँ कि जी 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 ऐसा ही है कि अभी क्योंकि मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेसिकली बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का एक देरीना मुतालबा बिल्कुल था। बिल्कुल उस पे गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की। हमने ये इमरान खान साहब से, हमने उनसे मुतालबा किया था उनकी हुकूमत से 2019 में कि आप अगर अदलिया जो है वो इस पर रूल्स नहीं बनाती तो आप लेजिस्लेशन करें। तो ना हुई। फिर आखिर PDM की गवर्नमेंट बनी और इन्होंने वो लेजिस्लेशन की और बंदियाल साहब ने उस लेजिस्लेशन को कंप्लीट होने से पहले ही उस पर स्टेटस को जो था वो दे दिया। हालांकि वायरिस जहां पर कानून की चैलेंज की जाती है वहां पर स्टेटस को का ऑर्डर जो है ये एलियन होता है, या वहां पे स्टेटस को नहीं होता। लेकिन बंदियाल साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर इसमें वो किया, ऑर्डर पास किया और स्टेटस को जो था उस पर दिया गया। तो अब जो है काजी साहब आए हैं तो मैं समझता हूँ कि हम उनसे अच्छी की तवक्को रखते हैं
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये बारों का मुतालबा रहा है। इसमें एक चीज की कमी है और वो है आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर्स बनाने की। तो हम काई साहब से ये भी तवक्को करते हैं कि वो फुल कोर्ट बुला के जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट करें और एक 184(3) के जो जुरिस्डिक्शन है इसमें इसके पैरामीटर्स बना लें, जैसे इंडिया में तमाम जजेस ने बैठ के बना लिए, जिस तरह से दौलत मुश्तरका के बाकी मुल्कों में जहां पर इस किस्म का अख्तियार था 184(3) जैसा भी उन्होंने उसको स्ट्रक्चर किया है। तो ये अभी हमारा मुतालबा बाकी है कि हम ये चाहेंगे कि 184(3) का जो अख्तियार है उसके लिए पैरामीटर्स बने, उसको स्ट्रक्चर किया जाए। अच्छा अली गौर साहब, कमिंग बैक जो आज का ये फैसला है, अगेन ऑब्वियसली दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, मुझे लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो नैब की शिकंजे में आने वाले हैं? बिकॉज इसमें जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि एक प्रेसिडेंट और 6 जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो शामिल हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं और वो दोबारा उनका और फ़ौरन फिल खोलने की बात जो है वो हो रही है। देखिए, अभी पहले एक ये भी बात हुई है कि जो 50 करोड़ का केस है वो मतलब है कि उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। यहाँ पर तो आपको देखें, एंटी करप्शन में केसेस बनते हैं, लोग 25-30 हज़ार रुपए की अमाउंट के ऊपर भी जेलों में जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि FIA है, दीगर इदारे हैं, कोई क्लीन चिट नहीं दी गई थी। सिर्फ ये कहा गया है कि हर इदारे की अपनी अदालतें भी मौजूद हैं, जिस तरह नैब कोर्ट्स हैं, इस तरह FIA की कोर्ट्स हैं, दीगर इदारों की कोर्ट्स हैं। क्योंकि इस इदारे को बनाने का जो प्रोपोगंडा किया गया था सो कॉल्ड, वो तो था ना कि ये मेगा करप्शन के केसेस जो है वो करेंगे। तो बाकी इदारे मतलब जब मुल्क में मौजूद हैं तो वो फिर वो उनकी जाहिर है कि उसमें आ जाते हैं। ये नहीं कहा गया, मतलब बात मीडिया पे बैठ के कम से कम गलत बात को नहीं करना चाहिए। उसका मकसद यही था कि जो कंसर्न इदारे हैं वो बाकी केसेस को डील करें। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि जब तक मैं तो बिल्कुल इस बात से, लेकिन अली साहब मैं अगर इसी से जुड़ी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँ, आपने कहा कि जो इदारे ये नहीं ख़त्म नहीं किया गया, फिर मुझे बताइए चले अगर 50 करोड़ से नीचे के केसेस हैं और बाहर से कोई एविडेंस लाना चाहता है, आपने तो इसमें ये भी कर दिया कि जी बाहर से एविडेंस आ ही नहीं सकता, वो सबमिटेबल जो है वो सबमिट ही नहीं हो सकता, एडमिसिबल ही नहीं है। तो इससे तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें फिर उठती हैं। तो या तो आप इसको ख़त्म कर देते, आपने इसको टूथलेस करने की कोशिश की और लगता ये था कि फ़र्द वाहिद के लिए जो है उसको केटर किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल फ़र्द वाहिद के लिए नहीं किया जा रहा था। जाहिर है, मुझे देखें पार्लियामान का क्या मकसद है। अभी जैसे वो आप कह रही थी कि वो स्टे ऑर्डर डिस्कस हो रहा था, तो हमेशा चीज़ों में बेहतरी के लिए ये गुंजाइश होती है कि पार्लियामान का मकसद ही होता है कि वो उस पर कानून साजी करे। और अगर एक पार्लियामान ने कानून साजी की है तो उसमें हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, उनमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं चीज़ों की। अगर दीगर इदारे समझते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मजीद मतलब इख्तियारात की कोई ज़रूरत है या उसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, तो वो पार्लियामान से भी रिव्यू कर सकते हैं और पार्लियामान की कमेटी हैं वो भी इसके ऊपर डिस्कस करके दोबारा भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। कोई ये आसमानी सहीफा ये तो नहीं है कि जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती या कोई देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस इदारे का बुनियादी मकसद सिर्फ विक्टिमाइजेशन था। यही वजह है कि आप देखें कितने लोगों की कन्विक्शन हुई। खोदा पहाड़ निकला चूहा, अरबों रुपए के केसेस, वो जो मीडिया पे बैठ के शहजाद अकबर साहब लहराया करते थे, इतने अरब का केस, इतने अरब का केस, आज तक बताएं नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने, इवन शहबाज शरीफ साहब ने, तमाम हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन तमाम ने तो 100% पेशियों पर हाजिरियां दी। मतलब ये है कि अदालतों के सामने गए, ये अलग बात है कि हाजिरी दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब। राइट, इसमें एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ आपका। ये लेकिन हमने अदालतों के आगे सरेंडर किया, आपने सरेंडर किया, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि इसमें बेहतरी हो सकती है। आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। ब्रेक से वापस आती हूँ तो सुनवाती हूँ उनका क्या कहना था, मेहमानों का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अली गौहर साहब हमें बता रहे थे कि नैब तरमीम में नैब में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं वो बेहतरी के लिए और बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आपकी हुकूमत ने नैब को क्यों ख़त्म नहीं किया? मेरा क्लियर स्टांस ये था कि नैब खत्म करने वाला मुल्क नहीं चलेगा, वो चला लें या नैब चला लें। साथ ये भी स्टांस था जो पार्टी इक़्तिदार में है उसके केस रहने दें, वो केस चलाएं, रोजमर्रा की बुनियाद पे चलाएं ताकि खत्म हो। दोनों काम नहीं हुए, गलत किया है मेरे भाई, ये सब भुगतेंगे हम इसको। अली गौहर साहब वो तो उन्होंने कह दिया कि जी हम सब भुगतेंगे, और मेरा ख्याल है कि शायद अब वो शुरू हो गया, टाइम शुरू हो रहा है लग रहा है। लेकिन मैं ज़रा पंचोता साहब की तरफ आती हूँ। आपको लगता है कि इस वक्त अब जिस तरह चीज़ें जा रही हैं नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, या वो मकासद जो एक आम पाकिस्तानी सोचता है कि लुटी हुई दौलत वापस आएगी, जो ख्वाब आपने भी दिखाया, जो बाकी भी दिखाते रहे कि जी लुटी हुई दौलत वापस आएगी और मुल्क में जो है वो तरक्की आएगी क्योंकि पैसा वापस आएगा, वो होगा? देखिए, मैं पहले भी ये गुजारिश की है कि पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इदारों को, और इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ। क्यों होता है? अगर इलेक्शन कमीशन ही है तो उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है तो वो क्या उसका ज़ाती इंटरेस्ट है इलेक्शन ना करवाने का? कोई तो कह रहा है तो वो नहीं करवा रहा। 90 डेज़ का जो है आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर होंगे। कभी वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ, कभी वो कहते हैं मैं खुद डेट दूंगा। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK के अंदर वाज़ह तौर पर तारीख दे दी, क्यों नहीं करवाए गए? अब नैब के अंदर जो तरामीम की गई है ना, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनके केस जो हैं वो दोबारा ओपन हो गए हैं, तो उन्होंने तो डेफिनेटली आज ऐसे ही कहना कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था और बिल्कुल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लेकिन नहीं हुआ वैसे एक्चुअली, क्योंकि इवन जुडिशरी से इस तरह के रिमार्क्स आया। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, मेरे ख्याल खोसा साहब ने बात की थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बनता जा रहा है। इफ माई मेमोरी सर्व्स, कह रहा कि नहीं हुआ, मेरिट के ऊपर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी ना। देखें, गवर्नमेंट के अंदर जो खान साहब ने वाज़ह तौर पर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है कि मैं जब भी मैंने कहा कि जो है ये जो है इनकी करप्शन और ये सारे मामलात हैं, इनको आप क्यों नहीं कर रहे, तो मेरी तो कोई मानता नहीं था, क्योंकि मैं मैसेज भिजवाता था, मैं कॉल करवाता था, वो कहता था कि नहीं जी। क्या किस चीज़ पे? कि ये जो केसेस हैं, देखें केसेस नहीं तो वो तो शहजाद अकबर साहब भी लुटी हुई दौलत के उन्होंने ऐलान किए, 5-6 बिलियन हमने जो है वो कर लिए, फिर आ रहे हैं, फिर क्या। तो ये या राना सनाउल्लाह का केस देख लें, इदारे हर दौर में, यू नो, इफ़ वी स्टार्ट कॉलिंग अ स्पेड मेरा ख्याल है तब हम आगे चल सकते हैं। जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो इदारों को इस्तेमाल करती है, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो। नहीं, देखें बात यह है ना कि इदारों किसी हद तक कोई ना कोई नीचे सारा करता भी होगा, लेकिन आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और उस दौर में क्या फ़र्क है। मैं एक एक चीज़ की डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन महीनों के अंदर की गई, ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों और जितने पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके सामने, कारोबार बंद किए गए और सारे इदारे इस्तेमाल किए गए, चाहे एंटी करप्शन हो, FIA हो, पुलिस हो, कोई भी हो। तो ये कभी आपने ऐसा हिस्ट्री में देखा? दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई थी, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आप देख लें कि उसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नैब के ऊपर होगा कि वो साबित करेगा कि क्या जुर्म हुआ है या नहीं। वो जिस बंदे ने करप्शन की है, क्या जो है वो बताए ना, वो साबित करे कि मैंने पैसे कहाँ से लिए, और अगर उसके पास एसेट्स हैं और उस एसेट से ज़्यादा उसकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एसेट बियॉन्ड मींस है, बिल्कुल सही है। जो बेनामी दास का कॉन्सेप्ट जो इसमें से ख़त्म किया गया वो इसीलिए ताकि उस पर पर्दा डाला जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अली गौहर साहब, ये उसी के लिए आपको लगता है कि इस सब के साथ अगर नवाज शरीफ साहब सलाखों के पीछे, इमरान खान साहब सलाखों के पीछे, उसके जरदारी साहब के खिलाफ कोई केसेस जो हैं वो बिहाइंड बार्स होते हैं, फिर आपको इलेक्शन जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल है कि आप देख लें कि उनको एक बार तो नहीं, वो तो अभी भी सलाखों के पीछे से निकल कर गए। तो बात ये है कि वो तो वापस गए हुए हैं, वो तो वापस आ रहे हैं। तो वो वापस आकर भी अदालतों को और कानून को फेस करने के लिए तैयार है। वो तो उस वक्त भी आए थे जब उनकी आज की डेवलपमेंट के बाद भी वो 21 को ही आ रहे हैं। वैसे आज की डेवलपमेंट के 21 तारीख को ही, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 21 तारीख। साल कौन सा? बिल्कुल साल कौन सा? 2023 21 अक्टूबर। जो टाइम उन्होंने दिया है, जिस टाइम को उन्होंने 21 अक्टूबर आगे अली साहब 21 अक्टूबर 2023
जी 2023 ही है। दूसरी बात ये देखें, आप तो उसको मजाक के रंग में ले रही हैं बात को, लेकिन बात ये है देखें अभी देखिए नवाज शरीफ साहब PMLN की कैंपेन को लीड करेंगे, वो हमारी चले दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि एक डेट मुझे मेरे अपने इंटरव्यू में जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था सितंबर में आ जाएंगे, अब अक्टूबर, बट रिमेन्स टू बी सीन कि कब आएंगे और क्या इलेक्शन टाइम पे होते हैं। पंचोता साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौर साहब आपका और अमजद अली शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।